नमस्कार, मैं संदीप उप्रेती आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल उप्रेती क्लासेस में। पिछली क्लास में हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र के अंदर सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया था। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं रावी नदी को। इम्पोर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस रावी नदी की। तो रावी नदी की जो कहानी है ना, ये इसकी शुरुआत होती है इस रोहतांग पास से। कहने का मतलब ये हुआ कि जो रावी नदी है ये ओरिजिनेट होती है रोहतांग पास से। अब रोहतांग पास से ये ओरिजिनेट होती है, तो अगर हमें रोहतांग पास तक जाना है तो इसके लिए हमें हिमाचल प्रदेश जाना होगा। और हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा खूबसूरत जिला है जिसका नाम है कांगड़ा जिला। तो उसी कांगड़े जिले में स्थित है ये पीर पंजाल की पहाड़ियां। ये पीर पंजाल की जो पहाड़ियां है ना, ये मध्य हिमालय की रेंज है। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि जो ये पहाड़ियां हैं ये जम्मू एंड कश्मीर से लेके और हिमाचल प्रदेश तक फैली हुई हैं। तो इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है ये रोहतांग पास, जहां से ओरिजिनेट हो रही है ये रावी नदी। अब रावी नदी नीचे आएगी इस कांगड़ा घाटी में। अब कांगड़ा घाटी के नीचे की तरफ मैंने यहाँ पर एक माउंटेन बना रखी है जिसका नाम है धौलाधार। अब जो धौलाधार है ना, ये भी तो मध्य हिमालय की ही एक रेंज है और बड़ी खूबसूरत पहाड़ी है। और इसी खूबसूरत पहाड़ी के ऊपर स्थित है खूबसूरत हिल स्टेशन शिमला। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि शिमला जो एक हिल स्टेशन है ये कौन सी माउंटेन के ऊपर स्थित है। तो क्योंकि अगर आपको इन माउंटेन्स का नाम याद नहीं होगा तो एग्जाम में, क्योंकि जब आप कोई पीसीएस का एग्जाम देने के लिए जाएंगे ना, तो वहां पर वो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा कि जो बताइए कि जो शिमला है वो किस हिमालय पर स्थित है। आपसे पूछ लेगा ट्रांस हिमालय पर स्थित है, आपसे बोल देगा कि महान हिमालय पर है, कि मध्य हिमालय पर है, या शिवालिक रेंज पर है। वो धौलाधार का नाम नहीं लेगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो धौलाधार है ये मिड हिमालय या मध्य हिमालय की एक रेंज है। ठीक। अब इसके बाद कांगड़ा जिले से होते हुए जो ये रावी नदी है, अब ये आ जाएगी कहाँ पे, इस चंबा जिले के अंदर। तो चंबा जो बड़ा ही खूबसूरत टाउन है, ये इसी रावी नदी के किनारे स्थित है। और इस चंबा के बाद अब ये जो रावी नदी है ये एंटर हो जाती है पंजाब के इस पठानकोट जिले में। और इस पठानकोट जिले में एक जगह है माधोपुर। इस माधोपुर नाम की जगह पर यहाँ पर एक डैम बना हुआ है और इस डैम का नाम है थीन डैम, या जिसको रंजीत सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है ना, जब ये रावी नदी चंबा से आगे बढ़ेगी तो अब ये पंजाब के पठानकोट में आ रही है। तो ये अब यहाँ पर ना बॉर्डर बनाकर चलेगी। देखो आप इधर देख सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का ये कठुआ जिला है और ये पंजाब का पठानकोट जिला है। तो इस पठानकोट जिले में यहाँ पर एक जगह है माधोपुर और यहीं पर बनाया गया है इस थीन डैम को। तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि थीन डैम किस नदी के ऊपर है। और इस थीन डैम का जो नया नाम है वो क्या है, रंजीत सागर डैम है। अब भारत के अंदर जो बड़े बड़े डैम होते हैं ना, आपने देखा होगा उनके पीछे बड़ी बड़ी लेक्स बनी होती है। तो ऐसे लेक्स को आर्टिफिशियल लेक्स कहा जाता है। तो उन आर्टिफिशियल लेक्स का ना कुछ नाम रखा जाता है वहाँ उस लोकल इलाके में। जैसे कोई फेमस पर्सनालिटी होगी, जनरली क्या होता है उन फेमस पर्सनालिटी के नाम पर उन लेक्स का या उस डैम का नाम रख दिया जाता है। तो ऐसे ही जो राजा रंजीत सिंह थे, इन्होंने पंजाब का एकीकरण किया था, इन्होंने पंजाब को यूनाइट किया था और अपनी अंतिम सांस तक इन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था। और ये यानी सुकर चाकिया मिसल के ये प्रमुख हुआ करते थे, मतलब राजा हुआ करते थे। तो उनके इस योगदान के लिए, यानी उनके इस समर्पण भावना के लिए उन्हें शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। और उनके सम्मान में इस डैम का नाम और इस झील का नाम रंजीत सागर डैम रखा गया। अब माधोपुर के बाद अब ये नदी एंटर हो जाती है इस पाकिस्तान में
और पाकिस्तान में एक बड़ा ही फेमस शहर है लाहौर, यानी लाहौर जो है ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो जब ये नदी लाहौर में एंटर हो जाती है, लाहौर आ जाती है, तो लाहौर से इतिहास की एक घटना यहाँ पर याद आती है, यानी दिसंबर 1929 की बात है और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन यहाँ पर हुआ था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कांग्रेस का जो 1929 में अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। और किस नदी किनारे हुआ था, इसी रावी नदी के किनारे हुआ था। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस अधिवेशन की वो ये है कि यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। और इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को इसी रावी नदी के तट पर हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और यही तो कारण है, जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था, उसको पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था, उसको पूरी तरह से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। उसका कारण यही था कि इस दिन को यादगार बनाने के लिए हमारे संविधान मेकर ने ये डिसाइड किया कि भाई हम पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे और उस दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेशन करेंगे। तो ये था लाहौर, जो कि इस रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। अब यहाँ से नदी आगे एंटर हो जाती है और आ जाती है पाकिस्तान के साहिवाल जिले में। अब ये पाकिस्तान का जो साहिवाल जिला है ना, इसका ओल्ड नेम था मोंटगोमरी। और मोंटगोमरी से मेरे को याद आ रहा है, आप लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा होगा कि जो हड़प्पा एक बड़ी ही फेमस साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो इसी मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यानी मोंटगोमरी जिले का अब वर्तमान में नाम क्या है, साहिवाल जिला। तो यहाँ पर ये हड़प्पा है और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हड़प्पा सभ्यता भी तो कहते हैं, यानी इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी तो कहते हैं। उसका ये कारण है क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, उसकी जो सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो इसी हड़प्पा नाम की जगह पर हुई थी। और वो खुदाई का काम किया गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। तो इसीलिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका एक नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी या हड़प्पा सभ्यता भी उसे कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था कि जो हड़प्पा है ना, ये किस नदी के किनारे स्थित है। या एक बार उसने ये पूछा था कि हड़प्पा जो शहर है ये रावी नदी के दाएं तट पर है या बाएं तट पर है। तो आप देख सकते हैं रावी नदी का बायां तट है, तो यानी हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास में जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हड़प्पा साइट को जब आप पढ़ेंगे तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हड़प्पा से बहुत सारी चीज़ें भी मिली हुई हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो वो आप डिटेल में वहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से जो रावी नदी है ये आगे आएगी और अब आ जाती है मुल्तान में। और मुल्तान में चेनाब और रावी का संगम हो जाता है, यानी रावी और चेनाब जब मिल जाएंगी तो अब दोनों की जो संयुक्त धारा है, यानी जब दोनों मिल जाएंगी, जब दोनों ही मर्ज हो जाती हैं, तो अब इसे क्या कहा जाता है, चेनाब। तो इस तरह से जो रावी नदी है वो चेनाब की क्या है, एक सहायक नदी है। तो जो मुल्तान है ना, इस मुल्तान से मुझे याद आ रहा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिकेट का ग्राउंड भी है और इसी ग्राउंड में हमारे एक खिलाड़ी को, यानी हमारे एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को मुल्तान का सुल्तान टाइटल मिला था। और आप में से जो क्रिकेट के प्रेमी है ना, उनको तो खैर पता चल गया होगा। तो बात है 2004 की, एक टेस्ट मैच में वीरेंद्र सहवाग ने इसी ग्राउंड पर अकेले 300 रन बनाए, यानी ट्रिपल सेंचुरी उसने यहाँ पर बनाई थी और इसी वजह से उसे मुल्तान का सुल्तान भी कहा जाता है। अब ये जो रावी नदी है इसकी जो टोटल लंबाई है ये है 725 किलोमीटर। और अगर मैं बात करूं इसका ऋग्वेदिक नेम, तो ऋग्वेद में इसको पौरुषणी नदी के नाम से जाना जाता है। और जब हम ऋग्वेद की बात कर ही रहे हैं तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में, 7वें मंडल से मतलब ऋग्वेद का जो 7वां चैप्टर होगा,
उसमें एक युद्ध का वर्णन किया गया है कि इस नदी के किनारे एक युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध का नाम था दशराज्य युद्ध। दशराज्य युद्ध का मतलब यह हुआ कि एक तरफ एक सिंगल राजा था और एक तरफ से 10 राजाओं का ग्रुप था। तो जो सिंगल राजा था ना, वो भरत वंश का राजा सुदास था और दूसरी तरफ से 10 अन्य राजाओं का एक ग्रुप था। तो इनके बीच में एक बैटल हुई थी, एक युद्ध हुआ था और वो युद्ध इसी पौरुषणी या इसी रावी नदी के किनारे पर हुआ था। अब उस युद्ध में जो भरत वंश का राजा सुदास था जीत गया था। अब डिटेल में ये युद्ध क्यों हुआ था, इसका कारण क्या था, वो आप इतिहास में पढ़ सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, रावी नदी का जिक्र आया तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको आपको डिस्क्राइब कर दिया। तो इस तरह से हमने इस रावी निवर के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो कवर कर दिए। तो आप लोगों को भी घर में इस रिवर सिस्टम को इसी तरीके से मैप ड्रॉ करके याद करना है, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी को मैप के द्वारा नहीं पढ़ेंगे ना तो आपको ये बहुत जल्दी से याद नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैप ड्रॉ कीजिएगा और इसी तरह से आपको पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं। इससे क्या होगा, आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहेंगी। तो आज की इस क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट्स में जरूर कहें और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।